लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम सुयश है और मेरे साथ है मेरे को होस्ट सौरभ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि एक राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में एक प्रपोजल फ्लोट करा था, इंडिया शब्द संविधान में से हटा देना चाहिए। तो आज हमारी चर्चा का यही विषय है कि क्या इंडिया शब्द को हमारे संविधान में से हटा देना चाहिए। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का वो स्टेटमेंट सुन लेते हैं। विगत 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम संबोधन में साफ कहा था कि दासता के प्रतीक चिन्हों से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है। पीएम श्री मोदी जी ने अपने भाषण में आजादी के अमृत काल के लिए अपने बताए 5 प्रणों में से एक प्रण औपनिवेशिक माइंडसेट से देश को मुक्त कराने का भी जिक्र किया था। विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दासता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। सुयश, हमने जिस सज्जन का स्टेटमेंट सुना, क्या उनके बारे में 2 शब्द बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? देखिए, नरेश बंसल जी राज्यसभा के एक सांसद हैं और वो उत्तराखंड स्टेट को बिलोंग करते हैं। वो बीजेपी पार्टी से हैं और जैसा मैंने न्यूज वगैरह में पढ़ा है कि वो संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्हें इंडिया शब्द से थोड़ी सी नाराजगी है और भारत शब्द को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे हमारे संविधान में तो दोनों ही शब्द इस्तेमाल हुए हैं, परंतु मुझे लगता है इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि जैसे एक गठबंधन हमें दिखता है ऑपोजिशन का, तो उसके खिलाफ भी जोड़ के हम देख सकते हैं स्टेटमेंट को। आपको क्या ये सही लगता है? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये होने के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जैसा आपने पॉइंट आउट करा, जो गठबंधन बना है विपक्ष का, उसने अपना नाम रखा है INDIA, इंडिया, जिसको अगर हम पढ़ें तो एक ये पॉलिटिकल गिमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी ये चीजें हो सकती हैं। एंड इवन इफ ये पॉलिटिकल गिमिक है, स्टिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है एंड मोर देन दैट ये हमारे देश के नाम से जुड़ा हुआ है। ये हमारी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये हमारी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। हम इंडिया बोले या भारत बोले, हम दोनों शब्दों में अपनी एक पहचान देखते हैं, इस देश से अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं। वैसे हमारे देश के और भी कई नाम रहे हैं, जैसे आर्यवर्त भी उसे कहा जाता था और जम्बू द्वीप करके भी एक नाम था, हिंदुस्तान भी कहते हैं लोग। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे कई नाम रहे हैं। हमारे देश को कई नामों से जाना गया, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग नामों का प्रयोग करते हैं। परंतु जब अंग्रेज़ भारत आए, उसके बाद उन्होंने उसे ब्रिटिश इंडिया कहना शुरू कर दिया और वो ज़्यादा प्रचलन में आ गया। उसके बाद जब वो छोड़ के गए तो हमारे संविधान में इस पे चर्चा हुई होगी मेरे ख्याल से। तो आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, हम आज के शो में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या कहा गया है, हमारे संविधान में एक्चुअल प्रोविजंस क्या हैं, और अगर कोई कानून है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक ये काफी रेलिवेंट टॉपिक है, बिकॉज ये ना सिर्फ हमारे संविधान से रिलेटेड है, बल्कि बहुत सारे, अगर आप न्यूज चैनल्स वगैरह में देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रपोजल से सहमत नहीं है। उनका कहना है
कि इंडिया भी रखिए भारत भी रखिए, ये नाम में क्या रखा है, बार बार नाम बदलने की कवायद क्यों करी जाती है? जी, जैसे संविधान में हम देखते हैं उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत को आइडेंटिफाई भी किया गया है और हमने इंडिया नाम को भी नहीं छोड़ा है। हम दोनों के फायदे लेके किसी एक का नुकसान भी हो उसको हटा के हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। आपने बहुत ही सही बात कही है कि नाम तो एक विषय है एंड इस विषय को हमें राजनीतिक ढंग से या पर्सनल एंगल से हमें नहीं देखना चाहिए, हमें इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। अगर आप इंडिया नाम की हिस्ट्री देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बेसिकली एंशियंट ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है एंड बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये शब्द इंडस रिवर से भी इंस्पायर्ड है। बाहर के लोग इंडस रिवर से इस एरिया को आइडेंटिफाई करते थे एंड इसको इंडिया बोलते थे। इसके अलावा मैगस्थनीज या अन्य जो फॉरेन के एम्बेसडर्स आए हैं उन्होंने भी कई बार यह शब्द यूज करा है, आई मीन इंडिया शब्द यूज करा है। ऑन दी अदर हैंड जो भारत शब्द है ये भी बहुत पुराना शब्द है। हमारे बहुत सारे पुराणों में, हमारे बहुत सारे वेदों में, हमारे बहुत सारे एंशियंट डॉक्यूमेंट्स में भारत वर्ड का उपयोग करा गया है, तो भारत वर्ड तो डेफिनेटली बहुत पुराना है। मेरा ये भी जरा कहना था, क्या इस पे हम कुछ कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए नाम बदलना ही है, उस पर कुछ मेरिट भी हो सकती है, डिमेरिट भी हो सकती है, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी है, लोग कुछ भी कहते हैं उसको, और ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके थ्रू अगर ये कुछ चेंज लाना भी चाहते हैं तो इनको एक कंसेंसस शायद बनानी पड़ेगी। और तो क्या बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस पे क्या आपको लगता है साथ उनके आएंगी? देखिए, ये तो सवाल आपको राजनीतिक विशेषज्ञों से करना चाहिए, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो विपक्ष इस पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये नाम उनकी अलायंस से भी जुड़ा हुआ है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है एंड अपार्ट फ्रॉम इट उनके अपने रीजंस हैं विपक्ष के, जिन कारणों से उनको हो सकता है वो ना एक्सेप्ट करे। बट अगेन आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सो मैं इस पे बहुत ज्यादा कुछ बोलने से बचना चाहूंगा। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में ये चीज़ कंटेस्ट हुई थी? इस पे क्या कोई चर्चा हुई थी या सिर्फ ये ऐसे ही पास हो गया था? मैं पढ़ रहा था इस विषय के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो इसमें जो 18 सितंबर 1949 का डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसको आप वॉल्यूम 9 में पा सकते हैं। उसमें काफी डिस्कशन हुआ है इस विषय पर। बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रपोजल फ्लोट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जिसने हमारा संविधान बनाया है, कि आर्टिकल 1 में यह शब्द होने चाहिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया और भारत के विषय पर तो चर्चा हुई ही थी इस डिबेट में। इसके अलावा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए कि नहीं, इस विषय पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज यह डिबेट अपने आप में बहुत समय कंज्यूम कर लेगा। जी, आई थिंक जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बात कर ही रहे हैं तो हमें उन व्यक्तियों के भी स्टेटमेंट्स भी देखने चाहिए जो उन्होंने इस संदर्भ में कहे थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सेठ गोविंद दास का स्टेटमेंट। उनका कहना था कि इंडिया शब्द तो हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स में कभी था ही नहीं, और ये तो बाहर के लोगों के द्वारा, ग्रीक शब्द है ये, उनने दिया हुआ है ये, बल्कि जो भारत शब्द है यह हमारे महाभारत में, उपनिषदों में, वेदों में सब जगह पाया जाता है। अंत में सेठ गोविंद दास का यह कहना था कि हम भारत शब्द भी रख सकते हैं और भारत शब्द रखने से हमारे देश को प्रोग्रेस करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि आसानी ही होगी। ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा मैं एक और रेफरेंस बताना चाहूंगा कला वेंकट राव साहब का, जो कि इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी एक गणमान्य सदस्य थे। उनका कहना था कि भारत उस धरती को कहा जाता है जिसके नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में ओशन है, एंड इसलिए जो भारत शब्द है ये बहुत ही एंशियंट शब्द है। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कहा था दैट सिंध हैज बिकम हिंद एज सा इन संस्कृत इज प्रोनाउंस्ड एज हा इन प्राकृत। सो प्राकृत में जिसको हा बोलते हैं, हिंदी में उसको सा बोलते हैं, सो वो सिंध का हिंद बन जाता है प्राकृत में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स की आप बात कर रहे हैं सुयश, तो उसमें एक और श्री गोविंद बल्लभ पंत भी एक बहुत बड़े नेता हमारे उस समय के थे,
और उन्होंने और नामों की भी चर्चा की थी। उन्होंने ही बताया था कि भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है और जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त ये भी उसके नाम हैं और हमें ये नाम भी कंसिडर करना चाहिए। और कालिदास ने भी इन नामों का प्रयोग किया था जिसमें स्पेशली भारत पे उन्होंने ज़्यादा जोर डाला था। देखिए, ये आप एकदम सही कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ते टाइम मैंने यह भी पढ़ा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात से एकदम सहमत थे कि भारत शब्द तो रहना ही चाहिए, उस शब्द को हम नहीं हटा सकते हैं अपने संविधान से। श्री गोविंद वल्लभ पंत ने एक बात जरूर कही थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों लोगों को इंडिया शब्द से इतनी अटैचमेंट हो गई है, जो कि हमारी देन नहीं है और ज़्यादातर हम उसे कॉलोनियल हिस्ट्री से जोड़ के समझते हैं। उस समय की बात वो कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि क्यों लोग इंडिया नाम को रखना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक यही सेंटीमेंट नरेश बंसल जी के स्टेटमेंट में भी दिखा, क्योंकि उनने भी यही कहा कि ये कॉलोनियल माइंडसेट एंड स्लेवरी के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है ये शब्द। परंतु उनका तो ये एक्रोनिम जो इंडिया है उससे कलर हो जा रहा है थोड़ा पॉलिटिकल। हाँ, वो देखिए, वो अलग इशू है। अब ये तो रीडिंग बिटवीन दी लाइंस वाली बात हो जाएगी, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने से बचूंगा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में तो आई थिंक इतना ही लिखा हुआ है। सौरभ, क्या आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बता सकते हैं हमारे संविधान में अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 1 जो इंडिया, भारत या इंग्लिश और हिंदी इस इशू को डील करता हो? संविधान में एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की भी बात हुई है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था और उससे वो हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट किए थे। और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसको हमारे संविधान के ही एक प्रावधान ने उसको रिपील किया है। सो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री इज बिकॉज ब्रिटिशर्स ने ऐसा कानून पास करा था, उन्होंने अपने कानूनों में इस तरीके के नाम रखे थे जिसके कारण हमें संविधान में भी ये नाम रखना पड़ा? देखिए, कंटिन्यूटी के हिसाब से तो ये ज़रूरी था कि आप कोई भी नाम रखें, लेकिन इंडिया नाम को भी कहीं ना कहीं आपको जगह देनी पड़ती। अब वो डायरेक्ट आर्टिकल 1 में ही होना चाहिए था या फिर कहीं पे क्लैरिफिकेशन के रूप में हो सकता था, ये उस समय लोगों को डिसाइड करना चाहिए था। बट एक बार ये नाम अगर रह गया है तो अब इसे हटाना कितना सही होगा। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट ये चीजें भी डिस्कस करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। मैं पढ़ रहा था कि कोई सदस्य यह कह रहे थे कि हम भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं कर देते हैं, इंडिया दैट इज भारत की जगह। सो ये प्रपोजल भी फ्लोट हुआ था एंड काफी प्रकार के डिफरेंट ओपिनियंस आए थे इस इशू पर एंड एंड में इंडिया दैट इज भारत पर सबने अग्री होके प्रपोजल पास कर दिया था। मैं इस पे ये कहना जरूर चाहूंगा, मुझे लगता है कि इंडिया डी ज्यूरे हमारे देश का नाम उस समय था जिस नाम से वो जाना जाता था और डी फैक्टो वो भारत रहा है। तो इसलिए वो डी ज्यूरे डी फैक्टो दोनों को उन्होंने साथ में रख के आर्टिकल 1 को कंप्लीट किया था। आप ध्यान कीजिए तो हम लीग ऑफ नेशंस के भी मेंबर थे। बिल्कुल। तो, और हम कई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे, तो उसमें इंडिया मेंबर थी और इंडिया को ही कंटिन्यू करना था। तो आइडेंटिफाई करना था कि क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो निकला है, जो उस समय ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, क्या वो असली इंडिया रह गया या हम असली इंडिया रह गए। सो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया शब्द को हटाया नहीं जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी हिस्ट्री और बिकॉज ऑफ इट्स हैवी रिलेशनशिप विथ भारत? देखिए, उस समय तक तो कंप्लीटली हटाना ठीक नहीं रहता लीगली, इसीलिए मैंने कहा डी ज्यूरे उसको इंडिया नाम रखना कुछ समय के लिए कम से कम किसी क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन या किसी और प्रोविजन से आपको उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ता। भले ही आप उसे आर्टिकल 1 में रखें या ना रखें, ये अलग बात हो सकती है, बट वो एक तरीका है डील करने का किसी प्रॉब्लम से। तो उससे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मुझे उसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं दिखती। अब आज के समय में लोगों को कुछ और देश का नाम रखने का मन करे तो वो चर्चा कर सकते हैं इस पे पार्लियामेंट में, और वो जिस पे आएंगे वो हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं काफी हद तक सहमत हूं आपकी बातों से। तो सौरभ, आपकी बातों से और हमारे डिस्कशन से एंड इवन मुझे पढ़ के भी ये लग रहा है कि एक लैंग्वेज का भी इशू है, बिकॉज इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है एंड भारत हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है। सो कुड दिस बी केस? यस, आर्टिकल 343 आप देख सकते हैं, आर्टिकल 351 आप देख सकते हैं, और उसके बीच के भी जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि हमारे संविधान में है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन सी होगी, तो वो अंग्रेजी होगी। उसमें हमने हिंदी नहीं रखा।
उसमें हमने कोई और भाषा नहीं रखी, हमने उसमें अंग्रेज़ी रखा। उसमें भी ये ज़रूरी था क्योंकि हमने इंग्लिश लॉ को फॉलो किया था, तो सारी चीज़ अंग्रेज़ी में आ गई थी। उस समय हम वही रख सकते थे। बाद में इस पे एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी कि क्या हमें ये पूरा बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि अगर हमने हिंदी को एक्सेप्ट किया तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। अब यही बदनसीबी है कि हम 1.4 बिलियन लोग हैं और फिर भी यूनाइटेड नेशंस में हमारा एक भी लैंग्वेज नहीं वहाँ पे माना जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि हम हिंदी को जब डालने जाते हैं तो उस समय लोग बोलते हैं कि हम क्यों नहीं बांग्ला को डाल दें, क्यों नहीं हम तमिल को डाल दें, हम क्यों हिंदी को डालें। परंतु इस आर्ग्यूमेंट के चक्कर में हम किसी को नहीं डाल पाते हैं, अंग्रेजी में ही हमें काम चलाना पड़ता है। डेफिनेटली। एंड अपने दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो सौरभ बता रहे थे लीगल प्रोविजंस के बारे में, वो आर्टिकल 343, 351 तो हैं ही, इसके साथ साथ कुछ अन्य आर्टिकल भी हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोला गया है, जैसे कि आर्टिकल 120 एंड आर्टिकल 210। हमारे पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इसमें जो बिजनेस है वो हिंदी या इंग्लिश में करा जाएगा एंड मदर टंग को भी यूज करा जाएगा विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। सो हिंदी इज नॉट द ओनली लैंग्वेज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट द ओनली लैंग्वेज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी लैंग्वेजेस को जगह देने की, स्पेस देने की कोशिश करी गई है। एंड 8th शेड्यूल जो है हमारा, इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा जो सौरभ मेंशन कर रहे थे आर्टिकल 351 में, उसमें यह भी लिखा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे, ये शासन की ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे पूरे देश में। एक और बात है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मान लीजिए हमारा, इसमें हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन सबसे कम रिप्रेजेंटेड है, उसके बावजूद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो इस बात में कभी भी दो राय नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। उसके बाद हम आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा एक्सपैंड करते हुए, कोडिफाई करते हुए कि कैसे राज्य एक दूसरे से बात करेंगे, किस भाषा में बात करेंगे, और सेंटर से किस भाषा में बात करेंगे वो, क्योंकि सबकी भाषा अलग हो सकती है। तो उसके लिए ये एक्ट बना था। इसकी कुछ प्रोविजंस के बारे में अगर आप रोशनी डालना चाहेंगे सुयश तो बताइए। डेफिनेटली। एंड इसमें 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 3 यह कहता है कि अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करा जा सकता है। एंड यहां पे मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो हम स्किप कर गए हैं अपने आर्टिकल 343 के डिस्कशन में। इसमें एक मुंशी अयंगर फॉर्मूला करके है, ये जो यूपीएससी के छात्र होंगे या जो जनरल नॉलेज पढ़ते होंगे उनको जरूर पता होगा मुंशी अयंगर फॉर्मूले के बारे में। हमारे संविधान में बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज करा गया था। यह बोला गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी ही रहेगी, लेकिन अगले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज करा जाएगा एंड मीनवाइल हिंदी को इतना डेवलप कर लिया जाएगा कि बाद में हिंदी टेक ओवर कर ले। एंड इसको लेके एक लैंग्वेज कमीशन भी बनी थी हमारी देश में, बीजी खेर की लीडरशिप में। उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। बाद में इस कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर 1968 में गवर्नमेंट ने एक और प्रपोजल फ्लोट करा था जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला जाता है, कि हिंदी भी रहे, इंग्लिश भी रहे एंड रीजनल लैंग्वेजेस भी रहे। बट नथिंग हैज बीन कॉन्क्रीटली डन सो फार। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस डाल दिए गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में प्रोविजंस डाल दिए गए हैं, लिप सर्विस बहुत करी गई है इस इशू के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में सेक्शन 4 है जो कमिटी की बात करता है कि लैंग्वेज का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, हिंदी का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए रिव्यू करा जाए, कमिटी देखे ये सारी चीजें। एंड फिर सेक्शन 5 है जो कि कहता है कि जितने भी केंद्रीय कानून हैं उन सबका हिंदी ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी कानून हिंदी में देखते हैं वो इसीलिए है क्योंकि ये सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में लिखा हुआ है। एंड लास्टली मैं सेक्शन 7 के बारे में बताना चाहूंगा। उसमें यह लिखा है कि हाईकोर्ट भी हिंदी में अपने जजमेंट से ऑर्डर्स दे सकती है। जैसा सौरभ ने पहले बताया था कि हमारे कोर्ट्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है
वो जनरली इंग्लिश है, स्पेशली दी हाई कोर्ट्स एंड दी सुप्रीम कोर्ट। जो लोअर कोर्ट्स हैं वो तो फिर भी अपने रीजनल लैंग्वेजेस में या हिंदी में ट्रांजैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट्स हिंदी में दे सकती है। एंड इसी का नतीजा है कि आज काफी जजमेंट्स स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे हिंदी में आने लगे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट्स। मैं एक बात कह के इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा। एक हमें इंपीरियल लैंग्वेज हम पे थोपा गया, उसको हमें फाइनली जब हम उनसे आज़ाद होकर जो बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम इंग्लिश भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं क्योंकि हम एक लैंग्वेज पे कंसेंसस नहीं ला पाते हैं। मैं इसे ड्राफ्टिंग का मास्टर स्ट्रोक कहूँगा कि जिसमें कि इन्होंने नेशनल लैंग्वेज ना बोलते हुए कम से कम इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया कि इंग्लिश को अगर हम नेशनल लैंग्वेज बता देते तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होती कि हम लड़ रहे थे जिनसे, हमने उनकी फॉरेन लैंग्वेज को अपना नेशनल लैंग्वेज बता दिया, फिर लड़ किस लिए रहे थे तुम। तो इतना कह के मैं बात खत्म करना चाहूँगा। लेकिन अब मैं वापस आना चाहूंगा नरेश बंसल जी के स्टेटमेंट पे। उन्होंने यह कहा था कि इंडिया शब्द कॉलोनियल माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। आई थिंक यही सबसे बड़ा प्रश्न है आज कि क्या इंडिया शब्द कॉलोनियल माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से इंडिया शब्द रखने में कोई बुराई नहीं है। आप इंडिया भी रखिए, भारत भी रखिए, एंड अगर और रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी अगर इंडिया के कुछ अलग नाम हैं आप उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 10 और इंडिया के नाम इंक्लूड कर लीजिए, बट ये सब इश्यूज होने ही नहीं चाहिए। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, जैसा आपने बताया 140 करोड़ लोगों की कंट्री है, हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हमें आगे बढ़ना चाहिए ये सब इश्यूज से, एंड स्पेशली जो हमारे पार्लियामेंट का कीमती समय नष्ट होता है इस तरीके के आई एम सॉरी टू से ट्रिवियल इश्यूज डिस्कस करने से, वो भी देखा जाना चाहिए। बट कुछ लोगों का सोचना है कि ये ट्रिवियल इशू नहीं है, एंड मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी उतना ही रिस्पेक्ट करता हूं। इस पे क्या कहना है आपका सौरभ? मुझे लगता है कि इमोटिव इश्यूज पे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, तो वो वोट अगर है डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकली उस चीज़ को लोग रेलेवेंट कर देते हैं। अब इस पे हो सकता है कुछ हो ही ना, लेकिन वो स्टेटमेंट बोल के अपना निकल जाएंगे और उनके देखिए उनने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट हटे एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव इससे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाएगा अगर इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया दैट इज हटा दिया जाता है और सिर्फ भारत छोड़ दिया जाता है। जी, कॉलोनियल माइंडसेट वाली बात में मुझे याद आता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट भी रह के कुछ बात बोलते रहते कि ये लॉ बहुत पुराना है, ये कॉलोनियल माइंडसेट का है, इसको हटा देना चाहिए। एंड इसमें हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम इंडिया और भारत के अलावा हिंदुस्तान भी एक ऐसा शब्द है जो बहुत कॉमनली यूज्ड है। जी, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि हमें इतने सारे नामों से जाना जाता है, क्योंकि हम इतने मिलेनियम से हम एग्जिस्ट करते हैं कि हमें अलग अलग नाम से हर समय जाना जाता है और कोई भी नाम उसमें खोया नहीं है। हमें तो और ज़्यादा नाम अपने संविधान में ऐड कर लेने चाहिए, जैसे हम मेंशन कर रहे थे शुरू में, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, सारे नाम ऐड कर दो, हिंदुस्तान। बिल्कुल, एंड ये इशू होना ही नहीं चाहिए। आप ऐड नहीं भी कर रहे हो तो भी हमें उतनी ही संजीदगी से और उतने ही हमें स्पोर्ट होके ये सारे नामों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसको लेके हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जी हाँ, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि हमें संकीर्ण मानसिकता नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होके हमें इन चीज़ों को सहजता से लेना चाहिए। बिल्कुल, एंड जितना मैं सोच रहा हूं नरेश बंसल जी के स्टेटमेंट के बारे में, मुझे लग रहा है अगर आप आर्टिकल 1 में मान लीजिए चेंज कर भी दिया तो क्या हो जाएगा उससे। इतने सारे और आर्टिकल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे, आर्टिकल 343 से 351 तक सारी चीजें, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, इस पे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस उसको कंप्लीटली रिविजिट करना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक इट्स एन ईजी टास्क, इट्स ईजियर सेड देन डन। ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। आपने इस मुद्दे पे बड़े सफाई से अपने विचार रखे और इससे हमारे दर्शकों को इस इशू पे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, मुझे उम्मीद है। और आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, मैं तो बड़ा सरप्राइज्ड था ये स्टेटमेंट देख के कि इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दिया गया और कैसे दिया गया, एंड इसलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि हमें कम से कम एक
शो तो इस टॉपिक पर बनाना ही चाहिए। सो आई होप ये डिस्कशन आप सबको फ्रूटफुल लगा होगा। आप इंडिया चाहते हैं या भारत चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।